डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कन्फेशन के बारे में, संस्वीकृति के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था संस्वीकृति के बारे में कि जब कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है तो ऐसी स्वीकृति जो है संस्वीकृति कहलाती है। मीन्स जब कोई भी एक्यूज जो है वो अपने ऑफेंस को एडमिट करे तो वो जो है एडमिशन जो है आपका कन्फेशन कहलाएगा। और साथ ही साथ मैंने इसमें आपसे चर्चा कर रहा था कि जो एडमिशन है क्या ये साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा, क्या एज ए एविडेंस ये रेलिवेंट होगा तो किन कंडीशन में, और रेलिवेंट नहीं है मीन्स इररेलिवेंट है, जैसे हम बोलते हैं विसंगत है, तो किन परिस्थितियों में होगा। तो मैंने इसमें आपको धारा 24 के बारे में बताया था, सेक्शन 24 के बारे में, जिसमें कहा गया था कि कोई भी कन्फेशन इस तरह का है जो कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराया गया है, और ऐसा उत्प्रेरणा, धमकी या वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया गया है तो ऐसा कन्फेशन इररेलिवेंट होगा। मीन्स संस्वीकृति जो है इस तरह की विसंगत मानी जाएगी, उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। तो कन्फेशन के लिए ज़रूरी है कि कन्फेशन जो है विदाउट एनी इंड्यूसमेंट होना चाहिए, विदाउट एनी थ्रेट होना चाहिए, विदाउट एनी प्रॉमिस होना चाहिए। तो 24 हम लोग समझ चुके थे। उसमें 24 के साथ एक सेक्शन और जोड़कर आपको पढ़ना है, वो है 28, क्योंकि ये कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को ये लगे कि उस व्यक्ति के ऊपर से जिसके बारे में कहा गया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा जो है इससे संस्वीकृति कराई गई थी, तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रभाव अगर दूर हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर से और कोर्ट को लगता है कि अब ये स्वतंत्र है पूरी तरह से, तो फिर वो व्यक्ति अगर कोई कन्फेशन करता है तो रेलिवेंट माना जाएगा। लेकिन जनरल रूल ये है कि संस्वीकृति जो है कैसे होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कोई जोर दबाव नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति पर जो कि इस तरह का कन्फेशन कर रहा है। तो कन्फेशन के संबंध में 24 हम लोग देख चुके थे, 25 भी हम लोग डिस्कस कर लिया था, जिसमें कहा गया था कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर विल बी इररेलेवेंट। पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर कोई संस्वीकृति की जा रही है, अपराध स्वीकार किया जा रहा है, तो ऐसा जो अपराध स्वीकार किया गया पुलिस के समक्ष, तो पुलिस भी उसे न्यायालय के समक्ष अगर रखती है साक्ष्य के तौर पर, तो उस साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 ये कहता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर विल बी इररेलेवेंट। जो आपका पुलिस के समक्ष संस्वीकृति की जाती है वो पूरी तरह से विसंगत है, ये धारा 25 कहती है। ये मैं आपको समझा चुका था। 26 जो है वो आज समझना था हमें। 26 में आपका कहा गया है कि कोई ऐसी संस्वीकृति जो कि पुलिस अभिरक्षा में की जाती है वो भी विसंगत होगी। कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर विल बी इररेलेवेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था 25 के बारे में कि धारा 25 से कहती है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति विसंगत है, मीन्स कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर अगर है तो इररेलेवेंट है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दूसरा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, धारा 26 में कहा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति विसंगत है, कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर विल बी इररेलेवेंट। दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए अंतर यहाँ पर है अभिरक्षा का। धारा 26 कहती है अभिरक्षा में रहते हुए अगर कोई संस्वीकृति है तो वो इररेलेवेंट है, और धारा 25 कहती है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, प्लेन शब्द वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति। मीन्स धारा 25 उस विषय के बारे में बताती है जबकि अभियुक्त व्यक्ति जो है वो कस्टडी में नहीं है। सपोज़ धारा 25 का एग्जांपल हम लें संस्वीकृति को, तो इस प्रकार हो सकता है कि व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध करने का सीधा थाने आया या कहीं भी पुलिस ऑफिसर मिलता है, उससे बोलता है कि मैंने अपराध किया, मैंने मर्डर किया है, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति कर रहा है, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर है, अभी कस्टडी में नहीं है क्योंकि अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने उसको, तो 25 में रेलिवेंट है। लेकिन सपोज़ अरेस्ट कर लिया जाए किसी व्यक्ति को और अरेस्ट करने के बाद फिर वो जो अपने अपराध को स्वीकार करे तो कहलाएगा कन्फेशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति। तो पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई संस्वीकृति की जाती है तो धारा 26 के अनुसार वो विसंगत है, उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जिसने इस तरह की संस्वीकृति की है, अपने अपराध को स्वीकार किया है। ऐसा इसलिए किया गया है धारा 25 और 26 में क्योंकि पुलिस के बारे में माना जाता है कि पुलिस जो है दबाव में लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें गलत करवा लेती है, और अगर यहाँ पर यह अनुमति दी जाती कि पुलिस जो है किसी संस्वीकृति को न्यायालय के समक्ष रखे और न्यायालय से मान ले, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि पुलिस जो है कई मामले में लीपापोती करने के लिए किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती करके उसे अपराध को स्वीकार करा लेते और उस पर उसके साइन करा लेते, उसका वीडियो बना लेते और कहते देखो हमारे सामने जो है इन्होंने कन्फेशन किया था। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई व्यक्ति गलत तरीके ना फंसा दिया जाए तो पुलिस के सामने संस्वीकृति की जाए, चाहे वो कस्टडी में है
चाहे वो कस्टडी में ना हो, तो दोनों स्थितियों में इररेलेवेंट है। धारा 25 और 26 अंतर याद रखिएगा, 25 में विदाउट कस्टडी है, अभिरक्षा में नहीं है वहाँ पर, और 26 बताती जब अभिरक्षा में है। धारा 26 में एक चीज़ लेकिन कही गई है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है लेकिन मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अगर वो कन्फेशन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वो रेलिवेंट माना जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है कि कन्फेशन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है उस व्यक्ति को, अपराध जिसने किया है अगर वो कन्फेशन करना चाहता है तो स्वाभाविक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा तो कस्टडी में जाएगा, पुलिस कस्टडी में। तो पुलिस कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो यहाँ पर धारा 26 ये कहती है कि पुलिस अभिरक्षा में है लेकिन मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में है, तो वहाँ पर जो है फिर ऐसी स्थिति में ऐसा कन्फेशन उस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है, मीन्स वो सुसंगत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मजिस्ट्रेट था। लेकिन अगर अभिरक्षा में है और मजिस्ट्रेट नहीं है तब अगर कोई संस्वीकृति है तो विसंगत मानी जाएगी। इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब होता है आमने सामने। कई बार क्या होता है, मजिस्ट्रेट भी जो है जाते हैं थाने पर या ऐसी जगह पर जहाँ वो बंद है, पुलिस की अभिरक्षा में है, वहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ है और अभियुक्त किसी दूसरे कमरे में और अभियुक्त कोई संस्वीकृति करे उस दौरान, तो धारा 26 वहाँ लागू नहीं होगी कि भाई पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया है। देखिए वहाँ शब्द यूज़ किए गए साक्षात उपस्थिति। साक्षात मतलब आमने सामने होना चाहिए, है ना, वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट है तब तो रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होगा। धारा 26 जो है इस तरह से बताती है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति विसंगत है, लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में तब वो रेलिवेंट मानी जाएगी, तब उसे साक्ष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने वो संस्वीकृति की है। अब धारा 27 हम देखते हैं। धारा 27 जो है वो आपका एक्सेप्शन है धारा 26 का। धारा 26 जो है कहती है पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति विसंगत है, इसका अपवाद है धारा 27। इसमें कहा गया है कि अगर अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त ने कोई कथन किया है किसी तरह का, कोई संस्वीकृति की है और उस संस्वीकृति के करने के परिणाम स्वरूप अपराध के विषय में कोई चीज़ पता चल जाती है, अपराध से संबंधित विषय वस्तु मिल जाती है, कोई चीज़ बरामद हो जाती है उसके कथन के आधार पर, तो फिर वहाँ उस सुसंगति में से उतना कथन जिसके आधार पर वो चीज़ बरामद होती है उतना सुसंगत माना जाएगा, उसके खिलाफ उसे साक्ष्य में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसने हथियार कहीं छिपा दिए, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है और पुलिस अभिरक्षा में वो इस चीज़ को स्वीकार करता है कि उसने मर्डर किया था, और फिर जो है वो पुलिस के सामने आता है, पुलिस में के सामने स्वीकार करता है कि उसने मर्डर किया है, एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेशन कर लिया। अब उसने जो चीज़ बताई कि मर्डर किया है और दूसरा उसने बताया कि मर्डर करने के बाद उसने उस हथियार को कहाँ छुपाया है, लाश को कहाँ छुपाया है, तो उसके बयान के आधार पर अगर लाश मिल जाती है और वो हथियार मिल जाते हैं जहाँ उसने छुपाया था, अपराध की विषय वस्तु है, मतलब सामान वगैरह उसने लूटा था वो मिल जाता है, तो यहाँ पर उतना स्टेटमेंट जिसके आधार पर चीज़ें बरामद हुई हैं वो जो है कन्फेशन माना जाएगा और वो रेलिवेंट होगा। फिर वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता साबित तो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में है लेकिन उसके आधार पर कोई चीज़ मिलनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो जितने कथन के आधार पर जो चीज़ें मिली हैं तो उतना कथन जो है माना जाएगा, कन्फेशन है, और वो जो है अपराधी के खिलाफ प्रयोग में लाया जा सकता है। कन्फेशन के बारे में एक दो चीज़ें मैं थोड़ी सी और बता दूँ शॉर्ट में आके, कि कन्फेशन जो है अगर इस तरह का है जो कि व्यक्ति को आधा फंसाने वाला है और आधा बाहर निकालने वाला है तो वो जो है आपका इररेलेवेंट होगा। मतलब कई बार जो है कन्फेशन जो अपराधी करता है उसमें आधा कथन ऐसा होता है कि उसे फंसा रहा होता है, आधा बाहर निकालने वाला होता है। तो न्यायालय क्या ऐसा कर सकता है, फंसाने वाला स्टेटमेंट ले ले और जो उसको बचाने वाला स्टेटमेंट उसे बाहर कर दे और उसके बाद उसे पनिशमेंट दे दे उसके कथन के आधार पर। नहीं, कन्फेशन पूरा का पूरा फंसाने वाला होना चाहिए, तब तो कोर्ट उसे यूज़ करेगा उसको सेंटेंस देने में, उसको दंड देने में, अदरवाइज़ उसे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें पलविंदर कौर का एक केस है, उसमें जो महिला थी उस पर आरोप था कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद जो है उसने शव को एक कुएं में फेंक दिया था, एक बक्से में बंद कर। तो यहाँ पर जब उसका बयान लिया जाता तो ये बताती है कि उसके पति को चित्रकारी का शौक़ था और चित्रकारी में एक बहुत ही पॉइजनस चीज़ यूज़ होती थी, एक द्रव्य यूज़ होता था, गलती से वहाँ रख गया उसकी टेबल पर और वो दवा पीते थे अक्सर, तो दवा की जगह उन्होंने द्रव्य पी लिया जिससे उनकी मौत हो गई। वो बहुत घबरा गई थी, इसलिए जो इसने अपने साथी दोस्त को बुलाया और उसके साथ मिलकर अपने हस्बैंड को बक्से में बंद करके उसे कुएं में फेंक दिया। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने मान लिया, लोअर कोर्ट ने, कि इसने जो है अपराध किया है, उसको पनिशमेंट दे दिया। जब ये मामला अपील में आगे जाता है तो कोर्ट ने कहा नहीं, आधा स्टेटमेंट देखिए फंसाने वाला है,
कौन सा, बक्से में फेंका, भर के फेंका कुएं में अपने दोस्त के साथ मिलकर। ये फंसाने वाला था। छोड़ने वाला क्या था कि उसने जो है वहाँ पर द्रव्य गलती से वहाँ रख दिया था और वो धोखे से उसके हस्बैंड ने पी लिया। तो यहाँ पर जो है ये छोड़ने वाला स्टेटमेंट था। तो लोअर कोर्ट ने क्या किया था, फंसाने वाला स्टेटमेंट जो था उसके आधार पर उसको दंड दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई कन्फेशन ऐसा है जो कि पूरी तरह से फंसाता है तब तो ठीक है, लेकिन आधा फंसाने वाला आधा छोड़ने वाला है तो फंसाने वाले के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता, उस कन्फेशन को यूज़ नहीं किया जाएगा। एक और आता है कन्फेशन के बारे में कि अपने आप से बड़बड़ाना भी जो है कन्फेशन हो सकता है। जैसे कुछ व्यक्ति की आदत होती है ना बड़बड़ाने की। तो इसमें एक केस था कि एक व्यक्ति जो है अपनी बहू को मारने के बाद कहता है कि मैंने ख़त्म कर दिया आज से उस झगड़े को, उस हर परेशानी को, आज से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जो कुछ लोग देखते हैं कि उसके घर में उसकी बहू मरी पड़ी होती है। तो यहाँ पर ये बात है कि कन्फेशन जो है जो अपने आप से कर रहा था, बड़बड़ाता चला जाता है, तो कैसे कन्फेशन माना जाएगा? तो क्या कन्फेशन के लिए ज़रूरी है कि क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हो? कोर्ट ने कहा नहीं, अगर अपने आप से भी कर रहा है, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, तो जो है आपका रेलिवेंट माना जाएगा, वो रेलिवेंट नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा धारा 25, 26, 27। अब बचे हुए जो सेक्शन है धारा 28, 29 और 30। 28 में समझा चुका हूँ, 29 और 30 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।